कुंवारी कहानी। इस्मत चुगताई। उसकी सांस फूली हुई थी। लिफ्ट खराब होने की वजह से वो इतनी बहुत सी सीढ़ियां एक ही सांस में चरच आई थी। आते ही वो बेसुध पलंग पर गिर पड़ी और हाथ के इशारे से मुझे खामोश रहने को कहा। मैं खुद खामोश रहने के मूड में थी, मगर उसकी हालत बद देखकर मुझे परेशान होना पड़ा। उसका रंग बेहद मैला और जर्द हो रहा था। खुली खुली बेनूर आंखों के गिर्द स्याह हल्के और भी गहरे हो गए थे। मुंह पर मेकअप न था, खास तौर पर लिपस्टिक न होने की वजह से वो बीमार और बूढ़ी लग रही थी। मुझे मालूम हो गया कि मेरे बताए डॉक्टर का इलाज तसल्ली बख्श साबित हुआ। उसका पेट अंदर को ढंसा हुआ था और सीना सपाट हो गया था। मुझे मालूम हुआ कि इस कत्ल की मैं भी कुछ जिम्मेदार हूं, मगर मैं डॉक्टर का पता ना बताती तो कोई और बता देता। बिन बुलाए मेहमान को एक दिन निकाला तो मिलना ही था। एक मशवरा लेने आई हूं, सांस काबू में आते ही उसने कहा। जुम्मा जुम्मा 8 दिन बीते नहीं और मुर्दार को फिर मशवरों की जरूरत आन पड़ी। मैंने चिद्दाक कर सोचा, मगर निहायत खंदा पेशानी से कहा, लो जरूर लो, आजकल बहुत मशवरे मेरे दिमाग में बज बजा रहे हैं। आपा, मैं शादी कर लूं? उसने बड्डद ही लजाजत से पूछा। गोया अगर मैंने इजाजत ना दी तो वो कुंवारी अरमान भरी मर जाएगी। मगर तुम्हारा शौहर? मौत आए हरामी पिल्ले को उसे क्या खबर होगी? ये भी ठीक कहती हो। भला तुम्हारे शौहर को तुम्हारी शादी की क्या खबर होगी? मैंने सोचा। मगर तुम्हारी शादी के चर्चे अखबारों में होंगे। आखिर इतनी बड़ी फिल्म स्टार हो। फिल्म स्टार की दुम में ठेंगा। अल्लाह गवाह है, मुझे नहीं मालूम कि ये गाली हुई कि नहीं। मदन एक सांस में 3 गालियां बकने की आदी है। मुझे तो उसकी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज गाली जैसा सुनाई देता है। मगर यह हकीकत है कि सिवाय चंद आम फहम गालियों के ये किलकारियां मेरे पल्ले नहीं पड़ती। भाई, एक बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। मैंने बात की, लगाम एकदम दूसरी सड़क पर मोड़ दी। तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारा बच्चा हरामी कैसे हुआ? ओह आपा, अल्लाह का वास्ता कभी तो समझा करो। कमबख्त शादी तो शब्बू 2 साल का था तब हुई थी। शब्बू के बाप ही से ना? मैंने सहम कर पूछा। ऊहूं, तुम्हें याद तो कुछ रहता नहीं, बताया तो था। वो कमबख्त। अच्छा, याद आ गया। वो तुम्हें गृहस्थी का शौक चर्राया था। मैंने अपनी कुंद जहनी पर शर्मिंदा होकर कहा। भूसा चर्राया था। माँ के खासम ने धंधा कराना शुरू कर दिया। माँ का खासम रिश्ते में क्या हुआ? छोड़ो इस नामुराद शादी के तज़किरे को, नई शादी का जिक्र करो। अल्लाह रखे कब कर रही हो, कौन है वो खुशनसीब सुंदर। और वो खक्खा मारकर कालीन पर लौट गई। एक ही सांस में उसने सब कुछ बता डाला। कब इश्क हुआ, कैसे हुआ, अब किन मदारिज से गुजर रहा है। सुंदर उसका किस बुरी तरह दीवाना हो चुका है। किसी फिल्म में किसी दूसरे हीरो के साथ लव सीन नहीं करने देता, और वो खुद भी उसे किसी दूसरी हीरोइन के साथ रंग रलियाओं नहीं मनाने देती। आपा, ये फिल्म वालियां बड्डी छिनाल होती हैं, हर एक से लंगर लड़ाने लगती हैं। उसने ऐसे भोलेपन से कहा जैसे वो खुद बड्ढी पारसा है। आपा, कोई चटपटी सी कहानी लिखो, हम दोनों उसमें मुफ्त काम करेंगे, मजा आ जाएगा। उसने चटखारा लिया। सेंसर सब काट देगा। सेंसर की? उसने मोटी सी गाली सेंसर की कैंची पर दागी। शादी के बाद काम थोड़ी करूंगी। सुंदर कहता है अपनी दुल्हन को काम नहीं कराऊंगा। चंबोर में बंगला ले लेंगे, ख्वाबों के झूले में पींगे लेते हुए कहा। और एक दफा तो मुझे भी यकीन हो गया कि उसकी दुनिया बस जाएगी। चंबोर बंगले में वो बेगम बनी बैठी होगी। बच्चे उसे चारों तरफ से घेरे होंगे। अम्मो खाना, अम्मो खाना, वो चिल्लाएंगे। अहे जरा सब्र करो, आलू तो गल जाने दो। वो कफगीर से उन्हें मारेगी। तब बच्चों का बाप मुस्कुराएगा। बेगम क्यों मारती हो, अभी बच्चे हैं। बस एक लौंडा हो जाएगी, फिर साले को शादी करनी पड़ेगी।
तो क्या अभी शादी नहीं हुई? ख्वाबों की बस्ती से लौटकर मैंने पूछा। मेरा दिल बैठ गया, जैसे मेरी अपनी कुंवारी की बारात दरवाजे से लौट गई। नहीं आपा, हरामजादा है बड्ढा चालाक, ना जाने क्या करता है। वो देर तक सुंदर को फांसने की तरकीबें पूछती रही। ना जाने क्यों ये बात उसके दिल में बैठ गई थी कि अगर बच्चा हो गया तो सुंदर के पैर में बेधियां पड़ जाएंगी, और फिर भी उसने शादी न की तो करेगा कैसे नहीं, उसका तो बाप भी करेगा। खैर, बाप का जिक्र फिजूल है, वो मर भी चुका। हरामजादे की छाती पर चढ़कर खून न पी जाऊंगी। शब्बू के बाप की छाती पर चढ़ करके क्यों ना खून पी गई। जब मेरी उम्र ही किया थी, उल्टी चोर सी बन के बैठ गई। बस तुम कोई ऐसी तरकीब बताओ कि साले की एक न चले। और जो तरकीबें वो मुझसे पूछ रही थी, उनसे मुझे वहशत हो रही थी। मदन कई बार सुंदर को लेकर मेरे यहाँ आई। सुंदर अपने नाम की तरह हसीन और नौउम्र था। मदन से किसी तरह बद्धा न मालूम होता था। नया नया कॉलेज से आया तो भूखे बंगाली की तरह चौमुखे इश्क लड़ाने शुरू कर दिए। इसी छीन झपट में मदन उसे उड्डहा लाई। अच्छे घराने का कहखाबाज और बातूनी लड्ढका पहली ही दफा घर में ऐसा बेतकल्लुफ हो गया जैसे बरसों से आता जाता है। उसे देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि क्यों मदन उसे दिल से बैठी। उसकी सोहबत में एक लम्हा भी उदास नहीं गुजरता था। मदन जैसी पिटी पिटाई घाम नसीब लड्ढकी के लिए ज़रा सी नरमी भी छलका देने को काफ़ी थी। वो सुंदर के हर जुमले पर बेतहाशा कखे लगाती। वो बात पर नहीं, उसके चेहरे के उतार चढ़ाव पर, लबों की झुंबिश पर मशहूर होकर खिलखिला पड़ जाती। मुसर्रत की उछलती कूदती मौजें उसे झकोल डालती। सुंदर के लब हिलते और वो कखा मारती। पानी पीती होती तो उच्छू लग जाता। खाना खाती होती तो मुंह का निवाला सामने बैठने वाले के ऊपर छिड़क देती। वो दोनों न जाने अपना घर छोड़कर मेरे ही यहाँ कुलेलें करने क्यों आते थे। बच्चों जैसी शरारतें करते, कलाबाजियां करते, कभी रूठते, कभी मनाते। उन्हें देखकर मुझे बकरी के दो खिलंदड़े बच्चे याद आ जाते जो पराए खेत में फुदकने आ जाते हैं। क्या दंदनाता हुआ इश्क था दोनों का, बेपरों के हवा में उड्ढे जाते थे। जंगली हिरनियों जैसे चौकधियाओं भरते हुए प्यार ने मदन की काया पलट कर दी। वो एकदम बेहद हसीन और जाजिब ए नज़र बन गई। जिल्द के नीचे दिए रोशन हो गए। सोई हुई आंखें जाग उठीं, हजारों जादू सरगोशियां करने लगे। सपाट सीना खिल उठा, कूल्हे लहराने लगे। सुंदर से कुश्तियां लड्डट लड्डट कर वो फुर्तीली बन गई। सुंदर की और मदन की जोड़ी बन गई। जिन फिल्मों में वो सुंदर के साथ ना थी, उन्हें डफराना शुरू कर दिया। सेट से बड्ढे मार्के के सीन मेकअप रूम में होने लगे। वो फिल्में जो आधी हो गई थीं, चीठड्डा हो गईं। मदन ने पहली बार किसी नौजवान को दिल दिया था। सब कुछ भूल कर वो उसी में डूब गई। सुंदर उसके बड्ढे लाड सहता, उसके छिछोर पर हंसता, उसके उजड़े हुए घर में जान डाल देता। नानी को अम्माऊ अम्माऊ कहकर मस्का लगाता, खाला से बैठकर गप्पे मारता, भाई को व्हिस्की पिलाता, बच्चों के साथ धमाचौकद्दी मचाता। उसे मदन के जिस्म से मतलब था। उसकी आमदनी इसी तरह मुंह बोले रिश्तेदारों के तन्नूर में झोंकी जाती थी। शब्बू को वो बहुत प्यार करता। मदन ने इस बदनसीब बच्चे का हाल उसे सुना दिया था। वो उसे बेटा कहकर गोद में बिठाकर घंटों प्यार की बातें किया करता। आपा, शब्बू नगोद्दे को बेटा कहता है, बस तुम ही समझ लो क्या बात है, वो झूम कर कहती, और मेरे कानों में मदन की बारात के ढोल गूंजने लगते। देखने में सुंदर कैसा उबाली सा था, मगर बच्चों के मुआमले में उसका रवैया हैरत अंगेज था। आते ही बच्चे उसे मक्खियों की तरह घर लेते। उसकी जेबें क्या थीं, उमर अय्यार की जंबील थीं, रंगीन पेंसिलें, पटाखों की डिब्बियां, कागज़ पर उतारने की तस्वीरें, चॉकलेट, मीठी गोलियां, न जाने क्या इल्ला बिल्ला निकालकर बांटने लगता। एक दिन बच्ची ने मेरी सेंट की शीशी तोड़ दी। मैंने उसे मारना चाहा तो मेरे हाथों से उसे झपट कर ले गया। आप मारेंगी तो उसे अपने घर ले जाऊंगा, वो उसे कंधे पर बिठाकर बोला। इसने मेरी शीशी तोड़ी है, जरूर मारूंगी। हाथ तोड़ दिए जाएंगे मारने वालों के। ये लीजिए अपनी शीशी। उसने जेब से नई मुंह बंद वैसी ही शीशी निकाल दी।
मगर इन्हें पूरी शीशी नहीं देंगे, आधी थी तो आधी मिलेगी। उसने शीशी खोलकर खूब बच्चों के बिसांधे कपद्धों और मैली हथेलियों पर छिड़की। आधी रह गई तो मेरे सामने डाल दी। जब वो बच्चों को बटोर कर दूसरे कमरे में चला गया तो मदन ने रोकर मेरे शाने पर सर डाल दिया। आपा, ऐसे ऊंट पटांग आदमी के साथ कोई प्यार कैसे ना करे। और फिर मदन की जिंदगी ने एक नया झटका खाया। सुंदर के घर से तार आया कि माँ सख्त बीमार है, फौरन आ जाओ। मदन साथ जाने के लिए मचल गई। उसने अपने तरकश के सारे तीर इस्तेमाल कर डाले। शाम से ही उसके लिए विस्की की बोतल लेकर पहुंची, उसे धुत कर दिया, बड्ढे नाजुक लम्हों में साथ ले जाने की कस्में दी। मगर सुंदर टस से मस ना हुआ। वो सारी रात जागती रही, ना सोई ना सोने दिया। मगर सुबह होते ही परिंदा सारी तितलियां झटक कर उड़ गया। एरोड्रोम से सीधी मेरे ऊपर नाजिल हुई। मुझे इस किस्म के मरियल आशिकों से बड़ी कोफ्त होती है, मगर उसे यूं तबाह हाल देखकर मेरा जी पसीज गया, जैसे बरसों की बीमार। एक ही रात में आंखों के गर्द स्याह हल्के, मुंह पर फटकार। ये उसे हो क्या गया है? मैं देर तक सोचती रही। मैं क्यों इस कमबख्त के बारे में सोचूं? दुनिया में कितने बड्ढे बड्ढे मसले हैं जिनमें जी उलझा हुआ है। फिर आखिर में इसका ख्याल क्यों करती हूँ? मैं ये सब कुछ क्यों लिख रही हूँ? मदन इस लायक नहीं। मुझे अपना जी हल्का करने के लिए ही सही इस बोझ को बांटना होगा। कितने दिन से जब मैं कलम उठाती हूँ, मदन का ख्याल मुझसे आकर कहता है, मैं जिंदा हूँ, मेरे सीने में दिल धड़क रहा है, मेरी रगों में खून दौड़ रहा है। राय दो, मुझे बताओ, मैं क्यों हूँ और कब तक रहूंगी? अच्छा है, मेरा कलम एक बार मदन को उगल दे, फिर मितलियाँ कहानी बंद हो जाएंगी। आपा, एक तार लिखो, उसने थोड़ी देर सूखी सूखी आहें भर कर कहा। कैसा तार? कमसून, डाइंग, यानी जल्दी आओ, मर रही हूं। मगर अभी तो वो पहुंचा भी ना होगा। मैंने टालना चाहा, फिर जान को आ गई तो लिख दिया। डाइंग ना लिखा। शाम को हाँपती कांपती आई, बड्ढी शर्माती हुई तकिए में मुंह छुपाकर हंसने लगी। मैंने कहा, खैरियत? तार लिख दो। सुबह तो लिखा था। सुबह मुँह नसीबों जली को कहाँ मालूम था। वो फिर शर्माई। उबकाइयाँ आ रही हैं, आपा लीमू मंगवा दो। ओहो, ये बात है, मुबारक हो। मेरे सर से बोझ सा उतर गया। ये बस फटकी कामयाब रही। डॉक्टर के पास गई? वहीं से तो आ रही हूं। डॉक्टर हरामी पिल्ला क्या जाने, कहता है 2 दिन चरच जाने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता का बच्चा। आपा कपड्डे वगैरह तो सिलवा दोगी। हंक हंक, भाई हमसे तो नहीं पलेगा, तुम पाल दोगी वो। ठुनकने लगी। मैंने हामी भर ली। तो फिर तार लिखो ना। क्या लिखूं? लिखो, सनबोर्न, कम सून। गद्दी हो तुम। अभी कहाँ से सनबोर्न? अच्छा, तो सनबोर्न होने वाला लिख दो। चलो स्टर्न, उसके आने का इंतजार करो, और क्या मालूम, शायद लड्ड की हो। वाह, लड्ड की छिनाल काहे को होगी, मेरी तरह सड्ढिहने को। मेरा जी कहता है लड्ढी का ही होगा। फिर थोड़ी देर सोचकर एकदम बोली, मर जाए अल्लाह करे। कौन? मैंने चौंक कर पूछा। सुंदर की माँ, उल्लू की पट्टी। बीमार बीमार कुछ नहीं। ससुरी ने अपने यार को बुलाने के लिए ढोंग रचाया है। उसने निहायत पुरमगहज किस्म की फूलदार गालियां टिकाईं। अहमक हो तुम, कैसे मालूम? अरे मैं खूब जानती हूं इन मैयत पीटियों को। जब से मदन की जिंदगी में सुंदर आया था, उसने गालियां बकना बंद कर दी थीं। सुंदर के प्यार ने रिश्ते जख्मों पर फाएं रखकर घलाजत का मुंह बंद कर दिया था। उसकी आंख ओझल होते ही कच्चे जख्मों के मुंह खुल गए, पीप बहने लगी। उसके मुंह से फिर वही गालियां सुनकर मेरा जी बैठ गया। मारे गुस्से के ऋण पटाखों की लड्ढी बन गई। उसका ताल्लुक है। किसका? उसकी अम्मा बहनियां का, सच्ची आपा। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं, बचपन ही। लानत हो तुम्हारी जबान पर।
अल्लाह कसम आपा, हमारे पड़ढोस में एक बीबी रहती थी अपने सगे भाई से। मैंने उसे रोक दिया। लिल्लाह तफसीलों में ना जाओ, मेरा कलम पेट का बड्ढा हल्का है। कल कलां को मुंह से बात निकाल बैठा तो लोग मुझे उलाहना देंगे। दूसरे दिन मातम कुना फिर टूट पड़ी। कल जैसे डॉक्टर का कहना ही ठीक निकला। दिन चढ़ गए थे, सो उतर गए। साथ साथ मदन की कमान भी उतर गई। ऐसी बिलक बिलक कर रोई जैसे जवान बेटा जाता रहा हो। ये औरत है या लतीफ़ा? कल जिस बला के खौफ से बौखलाई फिर रही थी, आज उस बला की आरजू में जान दिए देती है। लगी मुझसे तरकीबें पूछने, भला मेरे पास कोई जादू की छड्डी है जो चूहे को घुद्दा बना दूं? डॉक्टर ने कुछ इशारा तो किया था कि आइंदा ऐसी मुसीबत से पाला नहीं पड़ेगा। मैं उसे बावजूद कोशिश के न बता सकी कि सुंदर को फांसने वाली चाल के पैर मफलूज हो चुके हैं। सुबह शाम मदन ने तारों की डाक बिठा दी। काम पर उसने लात मार दी। एक प्रोड्यूसर ने कोर्ट में ले जाने की धमकी दी तो वो नाक पर ढेर सा मरहम थोप कर पड़ गई। मैं भी मरहम की मिकदार देखकर हिल गई। गई नाक, मैंने सोचा, मगर जब प्रोड्यूसर चला गया तो मज़े से नाक पोंछकर हंसने लगी। मगर मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाया तुमने? मैंने चिढ़ा कर कहा और चली आई। अखबारों में इस खात की खबरें छपने लगीं। मदन ने ज़रा शर्माकर तस्दीक कर दी। मैंने पूछा, ये क्यों? सुअर को पता चलेगा तो बहुत कुड़ेगा। मैं कह दूंगी, मैं समझी तुम छोड़कर चले गए। बदनामी के डर से गोलियां खा लीं। मर्द बच्चा है, कुछ तो दिल को ठेस लगेगी। एक दिन हवास बाख्ता रोती हुई आई। तुमने मुझे नहीं जाने दिया। ये देखो, वो अखबार जिसमें सुंदर की मंगनी की खशबर थी दिखाकर लट ढहने लगी। चे खुश, मैंने कब मना किया? मैंने जलकर कहा, जाओ मेरी बला से जहन्नुम में। और वो शाम के हवाई जहाज से जहन्नुम की तरफ उड्ड गई। 11 बजे रात को जब वो सुंदर के घर पहुंची तो घर में सिवाय बूढ़े दादा और तोते के कोई न था। सब के सब सुंदर की कोई फिल्म देखने गए थे। सुंदर के दादा फिल्म लाइन के वैसे ही खिलाफ थे। उन्हें मालूम था कि इन फिल्म वालों के चाल चलन कुछ यूं ही वर्कन से होते हैं, फूंक मारी और गायब। आंखें फाड़ डकर वो मदन को घूरने लगे। मदन बंबई से गर्म कपधे भी लेकर नहीं गई थी। भूख अलग लग रही थी। 12 बजे के बाद सुंदर बहन भाइयों की टोली में हंसता कहखे लगाता आया तो मदन रो पड़ी। क्या वो भी कभी यूं खानदान में घुल मिलकर उनकी अपनी बन सकेगी? उसके भी देवर जेठ होंगे, नंदें और देवरानियाँ होंगी। बहू लड्डका रो रहा है, भूखा है, सास कहेगी। उसने पक्का इरादा कर लिया, वो अपनी सास से कभी नहीं लड़ेगी। नंदों की खूब खातिर करेगी, दादा का हुक्का भरेगी और तोते को भीगे चने खिलाएगी। सुंदर को देखकर उसका जी चाहा कि दौड़कर उसके चौड़े चखले सीने से लिपट जाए और उसे मुट्ठियों से कूट डाले, उसके भूरे घने बालों में उंगलियां डालकर नोच डाले। मगर सास नंदों की शर्म ने उसके पैर थाम लिए। उसे देखकर सुंदर के हलकम में खखहा लोहे का गोला बनकर अटक गया। माँ बहनों के सामने अपनी दाश्ता के वजूद से शर्म के मारे पानी पानी हो गया। मसनूई खुशमिजाजी से बोला, अरे आपके बच्चे। मदन ने दांत पीसे, मगर सुंदर की घबराहट पर तरस खा गई। जौहरी से कुछ जेवर बनवाए थे। चांदनी कुंदन का काम दिल्ली जैसा बंबई में नहीं होता। सोचा दिल्ली की सैर भी हो जाएगी और जेवर भी देख लूंगी। सुंदर मदन की आला एक्टिंग का कायल था, आज तो लोहा मान गया। जब उसको सुंदर की बहनों के कमरे में सुलाया गया तो वो बमुश्किल गालियों की जंजीर को निगल सकी जो उसके हलकम में उलझने लगी। खैर, जब सब सो जाएंगे तो सुंदर उसके पास आएगा। सब सो गए और वो सुंदर के पैरों की चाप के इंतजार में पड़डी रही। उसका जिस्म सुंदर में जज्ब होने के लिए तरस रहा था। रास्ते भर कैसे कैसे ख्वाबों के जाल बुनती आई थी। सुंदर सो रहा होगा, वो चुपके से पहलू में रींग जाएगी। उसे महसूस करके सुंदर झूम उठेगा। पहले वो खूब तरसाएगी, खूब रूठेगी, फिर दोनों मान जाएंगे। सारी कसक, सारी दूरी मिट जाएगी। सारे रास्ते वो इसी हादसे को दिल में दोहराकर चटखारे लेती आई थी।
इसीलिए तो वो अपनी झाग सी नाइटी लेती आई थी, जो हाथ के लम्स से धोवे की तरह पिघल कर गायब हो जाती थी। मदन सुंदर के पैरों की छाप सुनने के लिए बेकरार हमातन गोश बन गई। दबे पैरों से वो पलंग से उठा होगा, उसने मंजरनामा तामीर करना शुरू कर दिया। उसकी तरफ खींचा चला आ रहा होगा। 1 2 3 4 5, उसने अंदाजे से वो सारे कदम गिन डाले जो उसके और सुंदर के दरमियान हाइल थे। गिनते गिनते वो थक गई। अगर वो 1000 मील पर होता तो भी अब तक पहुंच चुका होता। वो रूहांसी हो गई। एहसास के तनाव से कनपटियां भीगे चमदे की तरह करने लगीं। शायद सुंदर के भाई जाग रहे होंगे और वो उनकी मौत की दुआएं मांगने लगीं। सुंदर की गलगौथा सी भोली भाली बहनें क्या मीठी नींद सो रही थीं। उनके ख्वाब कितने सुहाने थे। उनके दिलों में किसी बेवफा के प्यार के जख्म नहीं पड्डे थे। उसे गुस्सा आने लगा। हे काश कोई उनका जहान भी लूट ले, उनके पेटों में सांप छोड़ दे कि ये भी घोर अंधियारे में किसी के पैरों के निशान टटोलते फिरें। फिर सुंदर को आटे दाल का भाव मालूम हो। आखिर किस जुर्म की सजा में उसका बचपन इतना वीरान और जवानी जख्म जख्म होकर रह गई थी। उसे ज्यादा न जब्त हो सका और वो सुंदर के कमरे की तरफ चलने लगी, जहां वो अपने भाइयों के साथ सो रहा था। वो जैसे ही बाहर निकली, तोता अजनबी सूरत देखकर आंखों के लट्टू घुमाने लगा। कौन? दादा ने हाँक लगाई। वो चोरों की तरह खंबे के पीछे दुबक गई। दादा उठे और चबूतरे पर खड्डे आधे घंटे तक रफड़ हाजत करते रहे। मर गया बुढ़ा शायद कि हिलता ही नहीं। वो साए साए फिर चली, एक पीरी से पैर उलझा और धड़-धाम से गिरी। घर में जगाड़ हो गई और वो फिर अपने पलंग पर जाकर दुबक गई। सुबह मौका पाते ही उसने सुंदर से कहा, सीधी तरह बंबई चलो बेटा, वरना खून खराबे हो जाएंगे। तुमने तार तो दिया होता, किसी होटल में इंतजाम करा देता। क्यों? क्या जागीर में टूटा आया जा रहा है? मरे क्यों जाते हो? खाने के पैसे ले लेना। दामों की बात नहीं, मेरी जान, मेरे घर वाले बड्ढे नैरो माइंडेड हैं, फिल्म वालों को पसंद नहीं करते। तुम भी तो फिल्म वाले हो। मेरी और बात है। तुम शाम की गाड़ी से चलो, परसों मेरे बहनोई आ रहे हैं, उनसे मिलकर। तो मैं भी नहीं जाऊंगी। बधी झकझक के बाद ये तय हुआ। मदन बेजाहिर बंबई के लिए रवाना हो जाएगी। एक स्टेशन बाद नई दिल्ली उतरकर किसी होटल में ठहर जाए। सुंदर वहीं आ जाएगा। बधी धूमधाम से सारा घर मदन को स्टेशन पहुंचाने गया। वो एकदम फिल्म स्टार बन गई। छोटे भाइयों ने तो हार भी पहनाए। नई दिल्ली उतरकर वो होटल में ठहर गई। दो प्यासे इंसान एक दूसरे में गर्क हो गए। मदन के सारे दुख दूर हो गए। वो इंतजार की घड़ियां, वो लामतनाही फासला, सब सुंदर के प्यार ने पाट दिया, मगर बावजूद खुशामद के सुंदर रात गुजारने पर राजी ना हुआ। मेरी माँ मेरे बगैर रात भर बिना खाए बैठी रहेगी। तुम्हारी अम्मा की वो मोटी सी गाली चबा गई। सुंदर की जान को आ गई, उसके कपड़े छुपा दिए, उसके जूते गोद में दबाकर बैठ गई। 10 मर्तबा दरवाजे से 12 खुदा हाफिज कहने को बुलाया, मगर जाने वाले को ना रोक सकी। वो उसे सूने अजनबी बिस्तर पर सिसकियां भरता छोड़कर चला गया। दूसरे दिन सुंदर हस्बे वादा आ गया। मदन ने पूरा बक्स बियर की बोतलों का बर्फ में लगा के रखा था। आतिशदान में धीमी धीमी आंच उठ रही थी। मदन की नाइटी पिघल रही थी। सुंदर बियर पीता रहा और वो उसकी आगोश में बिखरती रही। काश कोई वक्त की लगामें पकड़ा के रोक देता। ये लम्हे यूं ही फिजा में मुअल्लक हो जाते। वो इसी तरह सुंदर में तहलील हो जाती। दूरी का सवाल मिट जाता। वो पीते रहे, सोते रहे, फिर जाग उठे और फिर सो गए। शाम को दोनों नन्हे बच्चों की तरह टब में चुहलें करते रहे। बाहर की दुनिया उनके लिए खत्म हो चुकी थी। गीले बदन आतिशदान के पास दो जानू होकर उन्होंने अपनी दुनिया पाली थी। दिन भर की बियर का नशा फीका पड़ना से पहले विस्की का रंग चढ़ने लगा। मदन किसी न किसी बहाने सुंदर को लगाए रखना चाहती थी। अगर उसका बस चलता तो वो उसकी मम्मी बनाकर तकिए पर सुला देती और फिर उसके मुंह पर मुंह रखकर अबदी नींद सो जाती। बस ना था जो उसे सारी दुनिया से छीनकर अपने दिल के किसी कोने में कैद कर दे और ऐसा जबरदस्त ताला डाले कि सर पटके ना खुले।
मगर बियर न भिसकी, सुंदर के जाते क्यों दम डगमगा न सके। मदन पर भूत सवार हो गया। सुंदर ने हस्बे मामूल उसकी ठुकाई शुरू की। इतनी जोर से उसकी पसली में लात मारी कि आंखें निकल पड़ें। घबराकर उसने फिर से उसे बाहों में समेट लिया। बस यही अदा तो मदन के मन को भा गई थी। उसे यूं बिखेरने और समेटने ही में लुत्फ आने लगता था। उस चार चोट की मार ही में लज्जत मिलने लगी थी। मदन तो चाहती ही थी कि वो उसे इतना मारे कि हड्डियां चकनाचूर हो जाए। तब वो उसे छोड़कर ना जा सकेगा। मगर खानदान वालों की दहशत मदन के प्यार से ज्यादा मुहीब साबित हुई और वो चला गया। और मदन सुबह तक आहें भरती रही, तड़पती रही। काश वो लंगधा लूला और अपाहिज होता, उसके सब जानने वाले उसे भूल जाते और वो सिर्फ उसका होकर रह जाता। बंबई में सुंदर को एक मर्तबा बुखार आया था। दुनिया को लात मारकर वो उसकी पट्टी से लगकर बैठ रही। ना उसके घर खैबर की, ना मिलने जुलने वालों को आने दिया। बैठी जिस्म से लगकर सो रही। ख्वाब में उसने देखा, गर्म गर्म सुनहरी आंच में वो पिघलती रही है और वो सुंदर के जिस्म पर खोल बनकर मंड गई है। उसके रिश्तेदार किसी जतन से भी मदन का पलस्तर ना खुरच सकेंगे। डॉक्टर ने उसे डराया कि अगर वो घंटे में 1000 बार उसे टटोलेगी तो वो अच्छा ना हो सकेगा। खुदा खुदा करके रात बीती और दिन हुआ। सुंदर कह गया था कि शायद वो देर से आए। लम्हे पहाद्द हो गए। दीवानी बिल्ली की तरह वो होटल में चक्कर काटती रही। फिर तांगा लेकर शहर की खाक छान डाली। 2 जोधे लाई थीं जो चीकट हो गए थे। उसकी उजाड़ सूरत पर किसी को फिल्म स्टार होने का गुमान भी न था। एक सिनेमा हॉल पर ठठ लगे हुए थे। वहां मदन की हिट फिल्म चल रही थी। उसका जी चाहा तांगे पर खड़ी होकर दुपट्टा हवा में लहराकर वही गीत गाने लगे जिसे लोग सुनने के लिए 10-10 मर्तबा जाते थे। मगर उसने टाल दिया। गाने की आवाज तो लता की थी, उसकी अपनी आवाज तो रात भर की जगार से फटा बांस हो रही थी। क्रोधों के दिल की मल्लिका, ख्वाबों की रानी के भरे शहर में सुनसान दिल लिए तन्हा वहशियों की तरह जब चक्कर काटते काटते पैर शल हो गए तो वो कुएं जाना की तरफ चल दी। मगर वहां जाकर मालूम हुआ सारा खानदान अमृतसर गया हुआ है। मंगनी की खबर सच्ची निकली। सरझाद जंकाद वो सीधी स्टेशन से मेरे यहाँ चढ़ दौड़ी। ना जाने कै दिन से न नहाई न दांत मांझे। इतनी बदसूरत फिल्मी हूर मैंने इससे पहले कभी ना देखी थी। मैंने मदन से बहुत कहा, नहा डालो, कुछ खा लो। अब तो उस सुंदर हरामजादे की भत्ती ही खाऊंगी। बताओ आपा, क्या करूं? इस कमीने ने मुझे खराब किया और अब ब्याह रचा रहा है। अब बनो मत, तुम पहले ही से खराब थीं, मैंने जलकर कह दिया। आपा, तुम भी अब कह रही हो, तुम तो बड्ढी रोशन ख्याल हो। जी चाहा इसी के लहजे में कह दूं, रोशन ख्याल की दूम प्लाई से ज़्यादा रोशन ख्याली और क्या कर सकती हूँ कि तुम्हारी इस नामुराद जिंदगी का इल्ज़ाम तुम्हारी महरूमियन और अमित तन्हाई के सर थोप दूं? क्या मैं तुम्हारी बीती हुई जिंदगी के खिम पलट कर नई राह पर डाल सकती हूँ? क्या ये जबरदस्ती हल्का में उतारा हुआ जहर जो तुम्हारी रगों में जज्ब हो गया है, निचोड़ डद कर निथार सकती हूँ कि तुम अलग और जहर अलग? नहीं, ये जहर तो अब गिरफ्त से बाहर हो चुका है। तुम नहीं जानती आपा, उसने ठंडी सांस भरकर कहा। और मैंने सोचा, बेशक मैं नहीं जान सकती। तुम जानती हो कि वो जिंदगी इंसान को क्या बना देती है, जहां ना माँ का प्यार, ना बाप की शफकत, ना भाइयों के प्यार भरे घूंसे, ना बहनों की मीठी मीठी छुटकियां। तुम थू हद का पौधा हो, ना फूल ना फल। सुंदर से मिलने की हर कोशिश नाकाम साबित हुई। जिन फिल्मों में वो काम कर रहे थे वो एक दूसरे की गैर मौजूदगी में बनने लगीं। एक दिन ना जाने कैसे सुंदर के फ्लैट में घुस गई। वो पिछले दरवाजे से निकल भागा। मारे गुस्से के मदन दीवानी हो गई। उसने फाटक पर उसे गिरेबान से जा पकड़ा। खून कर दूंगी हरामजादे, वो गुर्राई। वो भीगी बिल्ली बना उसके साथ कमरे में चला आया। क्या चाहती हो? उसने बजाय मारने पीटने के नरमी से कहा। काश वो मारता पीटता तो ये गैरत की दीवार टूट जाती। वो उसे मारकर समेट तो लेता, मगर नहीं, वो मारना भी अपनी हतक समझ रहा था।
मुझे नौकर समझ कर रख लो, तुम्हारी माँ के पैर धोकर पीऊंगी। सुंदर, उन्हें पलंग पर बिठाकर राज कराऊंगी। तुम्हारे नौकर कितना पैसा चुराते हैं, मैं तुम्हारी नौकर बनकर रहूंगी। मगर वो हकसाया। सच्ची बात तो ये है भई, मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मगर मदन समझ गई कि ऊंचे घराने का पूत एक बेसवा से बदतर औरत को कैसे ब्याह सकता है। वो खुद 1000 औरतों के साथ रहकर भी कुंवारा है, उस कुंवारी से भी ज्यादा पाक और मुकद्दस जिसका कुंवारपन किसी हादसे का शिकार हो गया। मर्द सदा कुंवारा ही रहता है, सोने के कटोरे की तरह जिसमें कोई भी पानी पी ले तो गंदा नहीं होता। और मदन कच्चा स्कोरा थी जो साए से भी नापाक हो जाता है। मदन का खून खौल सा गया, सारे जख्म ताज़ा होकर छिल गए। पहले तो उसने निहायत फूलदार किस्म की मुगहल्लिजात सुंदर के जन्म जन्म को सुनाई, फिर सारे घर की चीज़ें तोड़ डालीं, तेल की बोतल से आईने के परखच्चे उड्डा दिए, अलमारी से गिलास और बर्तन निकालकर छना छन बजा दिए, नए सूट निकालकर ब्लेड से धज्जियां उड्डा दी, स्वेटर, मफलर, मोजे, बनियाइन दांतों से खसोट डाले, सारे शीशे टेनिस के रैकेट से फोड़ डाले, नए कीमती जूतों की कतार की चाकू से बोटियां उड्ढा दी, दीवारों से फ्रेम उतार कर जूतों से कूटे। फिर सुंदर की मैली कमीज में मुंह डालकर रोने लगी। सुंदर खामोश सब कुछ देखता रहा। जब मदन ने मुंह से मैली कमीज हटाई तो वो जा चुका था। मदन ने फिर मेरे घर पर चढ़ाई की। घंटों मुझसे सुंदर को कत्ल करने की तरकीबें पूछती रही। वो उसे छट से नहीं मारना चाहती थी, रंझाकर मारना चाहती थी कि सारी उम्र सिसके इसी तरह। ना मर्द कर दूं सुअर के बच्चे को। मुझे ऐसी कोई तरकीब नहीं मालूम, मैंने चिद्दा कर कहा। उसकी आंखों में तेजाब डाल दूं, सारी उम्र को अंधा हो जाएगी। मगर न सुंदर ना मर्द हुआ न अंधा। महीने भर के अंदर वो कोमल सी बहू ब्याह लाया। अछूती कुंवारी जिसे फरिश्तों ने भी हाथ ना लगाया था। महीनों दुल्हन दूल्हा की फिल्म इंडस्ट्री में दावतें होती रहीं। अगर सदमे से मदन खुदकुशी कर लेती या घुल घुल कर मर जाती तो मेरी कहानी का कितने सलीके से खात्मा होता और फिर मैं लिखते वक्त जिल्लत महसूस ना करती। मगर वो पेंदे में सीसा लगे हुए खिलौने की तरह लोट पोट कर खड़ी हो गई। ऐसी ही एक दावत में वो एक पस्त कद नए लडचके के साथ वहीं अपने अजली खुरदुरे कहके लगा रही थी। वो लतीफ़े छोड़ रहा था, मदन को अच्छे लग रहे थे और मुंह के निवाले वो पास खद्दे होने वालों पर छिड़क रही थी। सुंदर भी इसी मेज पर अपनी शर्मीली दुल्हन को खस्ता समोसे खिला रहा था। मुझे देखते ही मदन ने मेरे कान में खुसफुसाई, आपा क्या राय है, शादी कर लूं? किससे? मैंने उकताकर पूछा। दर्शन से मरता है हरामजादा, कहता है जहर खा लूंगा तुम्हारे लिए। वो नई दुल्हन की तरह शर्माई। जरूर कर लो, नेक काम में देर कैसी। इस बात को कितने साल गुजर गए, मगर उस वक्त तक जबकि मैं ये आखिरी सतरें लिख रही हूँ, मदन कुंवारी है, उसके सेहरे की कलियां मुंह बंद हैं। चंबोर में बंगला लेने का ख्वाब शर्मिंदा ए ताबीर नहीं हुआ। वो खूबसूरत सा बंगला जहां मदन बेगम बैठी हैं, बच्चे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अम्मा खाना दो, अम्मा खाना दो, और वो उन्हें कफगीर से मार रही है। बच्चों का बाप मुस्कुरा रहा है। मारती क्यों हो बेगम, बच्चे हैं,